हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। पूरे प्रयागराज शहर में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी कि गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ेगा। सभी वीवीआईपी के पास भी रद्द कर दिए गए हैं और कल्पवासियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और इन सब के पीछे वजह क्या है, क्योंकि एक तो आज माघ पूर्णिमा है, तो प्रयागराज संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा आएंगे। जैसे मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी, तो वैसे ही घटना ना हो, इसलिए प्रशासन पहले से ही सतर्क हो चुका है। और बीते कुछ दिनों से तो महाकुंभ में आने वाले सभी रास्तों पर भी काफी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो इसीलिए महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी जल थल नभ तीनों जगहों पर 133 एम्बुलेंस भी तैनात किए गए हैं। और दोस्तों, न सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ में बल्कि उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा, अयोध्या में भी काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें देखिए जरा। 7 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। 5 लाख लोगों ने दर्शन किए बीते दिन भी। 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ भी 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। योगी सरकार ने इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान भी लागू किया। काशी में बढ़ती भीड़ की वजह से गंगा आरती को भी स्थगित करना पड़ा। घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, महाकुंभ के सफर में रेंग रहे वाहन 18 घंटे में मात्र 165 किलोमीटर चल पाए। बरेली के श्रद्धालुओं ने आंखों देखा हाल भी बताया। अभी प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले अयोध्या, चित्रकूट, रीवा, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ समेत सभी रूटों पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यही वजह है कि आज से अब अगले 3 दिन तक प्रयागराज महाकुंभ मेले में वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कुछ जगहों पर पार्किंग तय की गई है। 10, 11, 15 किलोमीटर पहले वहीं पर वाहनों को आपको पार्क करना पड़ेगा। और दोस्तों, अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि महाकुंभ में महाजाम की वजह से चीनी, आटा, मैदा के गोदाम भी खाली हो गए हैं। दूध, ब्रेड की भी कमी आ रही है। खाद्यान्न का भी संकट बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन की भी कमी हो रही है। पिछले कई दिनों से जो महाकुंभ में जाम लगा हुआ है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, तो खाने पीने की चीजें भी टाइम पर डिलीवर नहीं हो पा रही है। कई सारे पेट्रोल पंपों पर भी वाहनों की कतार लगी हुई है। अब तक महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। और अभी आज माघ पूर्णिमा और फिर महाशिवरात्रि आएगी। इन 2 दिनों में और रिकॉर्ड टूट सकता है। यूपी में बिहार से भी आने वाले सभी बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है। विंध्याचल के नटवा तिराहे पर 72 घंटे से जाम लगा हुआ है। और एक नई सुविधा ये शुरू की गई है। एयरपोर्ट से संगम तक अब आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है और इसके लिए कंपनी ने ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और वहीं आज महाकुंभ स्नान के लिए 1200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी करेगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। वैसे 3000 बसें पहले से ही चल रही है, लेकिन आज माघ पूर्णिमा के चलते 1200 और बसें बढ़ाई जाएगी। तो ये तो कुछ प्रयागराज महाकुंभ का अपडेट चल रहा है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत की और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 32 गुना तक बढ़ी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई में। वहीं खबर देखिए, फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एस्टोनियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की। सरकार और कंपनियों को डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए भी आमंत्रित किया। फ्रांस में पीएम मोदी ने एआई एक्शन समिट के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस से भी मुलाकात की और पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मिले। एआई शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के कई बड़े दिग्गज नेताओं के मुलाकात के दौरान भारत और दुनिया के कई देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होने पर विचार विमर्श किया गया। और इस एआई एक्शन समिट में पीएम मोदी ने भी संबोधन में कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर जोर दिया और बोले कि ये हमारे समाज को आकार दे रहा है। एआई से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, भारत के लिए अच्छी बात तो ये है कि अब दुनिया का जो अगला एआई शिखर सम्मेलन होगा वो हमारे भारत में होगा। मतलब भारत को ये मेजबानी मिली है। इस बात पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई। जैसे अभी हाल ही में भारत ने G20 सम्मेलन आयोजित किया था। G20 समिट भी भारत में हुआ था, तो वैसे ही अब दुनिया का नेक्स्ट एआई समिट भी भारत में होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। आज 12 फरवरी को उत्तराखंड राज्य में संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश भी जारी किया। और रविदास जयंती के मौके पर यूपी में भी आज स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली में तो पहले से छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। कुछ और राज्य सरकारों ने भी आज इस मौके पर सार्वजनिक अवकाश यानी छुट्टी घोषित की है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत सरकार के 112 इंडिया मोबाइल ऐप से अब आपको डायल 100 समेत अन्य आपातकालीन सेवाएं भी मिलेगी। जी हां, दरअसल सरकार का प्लान है 112 इंडिया मोबाइल ऐप को डायल 100 से एकीकृत किया जाएगा, यानी इमरजेंसी नंबर 100 को भी इसी में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि लोगों को आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ये सभी एक ही प्लेटफॉर्म से उपलब्ध हो पाएगी। ये ऐप यूजर्स को फोटो और वीडियो भी अपलोड करने की सुविधा प्रदान करेगा और उनकी लोकेशन
सीधे कंट्रोल रूम तक भेजी जाएगी, जिससे कि आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत सहायता मिल पाएगी, है ना। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आम जन की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में देश की वित्त मंत्री बोली कि इस बार के बजट का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी यानी महिलाओं पर रखा गया है। वहीं जीएसटी को लेकर भी वित्त मंत्री का कहना है कि जीएसटी के तहत औसत कर 15.8% से घटकर 11.3% हुआ। और भारतीय रुपये को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रुपये में 2 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले 63 पैसे बढ़कर रुपया अभी 86.82 पर पहुंच चुका है। चलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, कोई भी अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगाना चाहिए। इस मामले पर अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है और कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस संबंध में 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। क्योंकि आपको पता होगा कई बार हमें देखने को मिलता है कि चुनाव में जो सांसद विधायक खड़े होते हैं उनमें कई लोगों पर आपराधिक केस चल रहे होते हैं, कई दागी नेता होते हैं। तो इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की। और एक और फैसला देखिए, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स केंद्र को सर्विस टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए टैक्स की जिम्मेदारी भी नहीं बनती है। मतलब जो लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो केंद्र सरकार को किसी भी तरह का सर्विस टैक्स नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। और वहीं दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए कहा कि ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करें चुनाव आयोग, क्योंकि अगर हारा हुआ उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा कि ईवीएम से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्योंकि कई बार आपको पता होगा चुनावी नतीजे आने के बाद जिस विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को कम वोट मिलते हैं, कम सीटें मिलती हैं, तो वो ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं, बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। वो तो इस बार के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ये नहीं आरोप लगाए, वो एक अच्छी बात है। बाकी कई बार हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती है। इससे पहले जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे आपको पता होगा, उसमें भी विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बाद ईवीएम वीवीपैट का मिलान भी हुआ, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं मिली, है ना। तो मतलब कई बार जो ऐसे मामले आते हैं विपक्षी चुनावी पार्टियां संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम न कहें ईवीएम से किसी भी तरह का कोई भी डेटा डिलीट नहीं किया जाना चाहिए ऐसा। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए आप। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और संजय सिंह पर अब एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। विधायकों को जो 15-15 करोड़ रुपए ऑफर करने का दावा किया था दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले केजरीवाल ने, तो इस मामले पर नोटिस भेजा था। अभी तक केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अब दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार पर काफी कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। कल भी पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों को केजरीवाल ने मीटिंग की और 3 मंत्र दिए। कहा कि लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो और डटकर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद ये पहली बैठक बुलाई है आम आदमी पार्टी ने। वैसे अभी दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी मीडिया में खबरें चल रही है कि एक और महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है दिल्ली को। कुछ नवीनतम और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि महिला उम्मीदवार को दिल्ली में सीएम चुनने की संभावना है। देखते हैं अब आखिरकार बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और इधर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता। संजय राउत बोले कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जैसे दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बीच फूट देखने को मिली हमें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अलग अलग हो गई थी, तो वैसे ही कुछ हालात इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं जो 2026 में होंगे, है ना। और हरियाणा की राजनीति पर भी खबर आ रही। मंत्री अनिल विज बोले कि हाई कमान को जवाब भेजूंगा, इसमें मुख्यमंत्री की सहमति का पता नहीं है, सोकाज नोटिस प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा था। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए भारत के लिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक बड़ी सफलता मिली है। IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप बना लिया है, जिसका नाम शक्ति रखा गया। ये एक खास तरह का सिस्टम कस्टम प्रोसेसर है जिसका डिजाइन RISC-V और एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट पर आधारित है। तो इससे भारत के स्पेस सेक्टर को भी एक नई उपलब्धि मिलेगी, है ना। वहीं खबर आ रही दोस्तों बजट 2025 के बाद अब नया आव्रजन विधेयक लाने की भी तैयारी कर रही है सरकार, जिससे कि अस्पतालों और विश्वविद्यालयों की भूमिका तय होगी। केंद्र सरकार का यह नया प्लान है। विधेयक 2025 लाया जा सकता है, जिसमें हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, पासपोर्ट, वीजा से जुड़े मामलों की स्पष्टता तय होगी। वहीं देखिए संसद में राज्यसभा में JP नड्डा भी बोले कि अगले 5 साल में 75,000 नए डॉक्टर आएंगे हमारे देश में। महुआ मोइत्रा ने UGC के नियमों पर भी सवाल उठाए। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एरो इंडिया 2025 शो जो चल रहा है उसमें GE एरोस्पेस ने वायुसेना के साथ एक समझौता करार किया है। इसके तहत 5 साल तक T-700 इंजन का रखरखाव करेगी ये कंपनी। और वहीं भारत की सैन्य शक्ति पर भी एक खबर आ रही है कि रूस ने भारत को सबसे उन्नत सुखोई Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने की भी पेशकश की है। तो इससे भी इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी। और टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए। सर्वे में एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जेनरेटिव AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 45% तक बढ़ेगी IT क्षेत्र की कंपनियों की उत्पादकता। शीर्ष IT कंपनियां भी अब AI का इस्तेमाल कर रही है, जैसे ChatGPT और अभी हाल ही में चाइना का नया आया DeepSeek वगैरह, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का मामला अब संसद में भी गूंजा। जो हाल ही में उन्होंने विवादित बयान दिया था पेरेंट्स माता पिता को लेकर, इस तरह का जो घटिया बयान दिया, इस मामले पर यूट्यूबर की टिप्पणियों पर अब महिला एवं बाल विकास मंत्री भी NCW से रिपोर्ट मांगेगी।
जाएगी, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है जो कि नहीं करनी चाहिए इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि इससे कहीं न कहीं देश के युवा लड़के लड़कियों पर गलत प्रभाव पड़ता है ना। समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गोट लेटेंट में जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, ये मामला अब काफी ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा। खबर है कि सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी इस पूरे शो पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग की है और अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी इंडियाज गोट लेटेंट शो के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, खुद यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने भी एक्शन लेते हुए उनका जो वो विवादित एपिसोड था उसको यूट्यूब ने भी खुद ब्लॉक कर दिया है। वहीं खबर है महाराष्ट्र साइबर विभाग ने इस इंडियाज गोट लेटेंट यूट्यूब शो के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए इसके सभी एपिसोड को हटाने की भी मांग की है। तो ये कुछ मामला चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। साइबर सिक्योरिटी पर सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 805 मोबाइल एप्स और 3266 वेबसाइट के लिंक को ब्लॉक कर दिया है। 1,43,000 FIR दर्ज हुई थी इन कई सारे एप्स वगैरह के खिलाफ। तो फिर केंद्र सरकार के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने फैसला लिया और ये बात की जानकारी भी दी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिश की संभावना है और भी कुछ पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में 3 से 6 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान के भी कई शहरों में बूंदाबांदी की संभावना है। मध्य प्रदेश में अभी ठंड से राहत मिलने लगी है। दिन रात में पारा 5 डिग्री तक बढ़ा। हालांकि मध्य प्रदेश MP में तो 13 तारीख के बाद सर्दी का एक और दौर शुरू हो सकता है, ये भी मौसम विभाग का कहना है। इसके अलावा राजस्थान में देखिए आप 14 फरवरी तक सुबह शाम थोड़ी तेज सर्दी रहेगी, उसके बाद तो मानो गर्मी ही शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और ज्यादा चल रहा है। मौसम में बदलाव हुआ लेकिन बारिश के आसार नहीं है। हिमाचल में ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। लाहौल स्पीति की सड़कों पर ब्लैक आइस गिर सकता है, टूरिस्ट को भी एडवाइजरी जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। बलरामपुर सबसे ठंडा इलाका रहा। 13 फरवरी से तापमान रात का यहाँ और गिर सकता है। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो आखिरकार ऑल टाइम हाई बनाकर अब थोड़ा सा गिरा सोना। 24 कैरेट सोने की कीमत 184 रुपए घटकर अभी 85,481 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। जबकि चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 1363 रुपए सस्ती हुई चांदी और अभी चांदी का भाव 94,170 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी के बाद भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिरा। निफ्टी भी 309 अंक नीचे बंद हुआ। निवेशकों की वेल्थ 9.25 लाख करोड़ रुपए तक कम हो गई एकदम से। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। IRCTC का मुनाफा 14% बढ़कर 341 करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को भी 6,609 करोड़ का लॉस हुआ। वहीं देखिए सेबी ने एक बड़ी कार्रवाई की। एलएस इंडस्ट्रीज, इसके प्रमोटर और 4 अन्य लोगों को भी स्टॉक मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया, यानी बैन कर दिया सेबी ने। निवेशकों के लिए खबर है, एक्सावेयर का IPO आज से ओपन होने जा रहा। इसमें 14 फरवरी तक रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश कर पाएंगे। और वहीं कल से ट्विटर पर भी इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। एलोन मस्क और जो OpenAI ChatGPT के CEO है सैम अल्टमैन, उनमें ट्वीट जंग छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे की कंपनी OpenAI और ट्विटर को खरीदने का ऑफर दे रहे हैं एक दूसरे को। पहले एलन मस्क ने 84,000 करोड़ में OpenAI खरीदने का ऑफर दिया तो कंपनी के CEO अल्टमैन बोले कि नो थैंक यू, अगर ट्विटर बेचना हो तो बताइए इसी रेट में। देखिए मतलब बड़े बड़े लोगों की इस तरह से मस्ती मजाक चलती है। अच्छा, वहीं कुछ दिनों पहले आपको पता होगा अमेरिका में जो अडानी कंपनी पर धोखाधड़ी के मामले की खबरें आई थी हाल ही में, तो इस मुद्दे पर भी अमेरिकी सांसदों ने अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी लिखी है। जो बाइडेन प्रशासन के खिलाफ जांच की मांग की और देखा कि ये बेवकूफी भरा फैसला था। इससे भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने का खतरा था। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताता हूँ आपको। मेडिकल क्लेम के भुगतान पर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक और मानसिक बीमारी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनके लिए हाईकोर्ट ने कहा कि अपने मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक या मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ये झारखंड की एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अपने क्लाइंट को बीमा क्लेम नहीं दे रही थी, तो ये केस हाईकोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद ये पूरा फैसला भी आप देख सकते हैं हाईकोर्ट ने पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया। चलिए खबर देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और भारत और इन देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब एक नया आदेश जारी हुआ। परिवहन विभाग द्वारा
बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में किसी भी कर्मचारी का प्रवेश नहीं हो सकेगा। अब सभी कर्मचारियों को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर आना ही कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, है ना। और वही खबर देखिए, भारतीय सेना पर दी है विवादास्पद टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अदालत में तलब किया गया। 24 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने इंडियन आर्मी पर बयान दिए थे उल्टे सीधे, तो इस मामले पर अब 24 मार्च अगली तारीख सुनवाई होगी। चलिए खबर है, मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्रस्ताव, निवेशकों को ढूंढ कर लौटाए जाए उनके अनक्लेम्ड फंड और सिक्योरिटीज, और उनसे किसी भी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लिया जाए। सेबी की तरफ से सभी ब्रोकर और मार्केट के जो एक्सचेंज हैं उनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार की एक नई पहल, दवा बिक्री में मनमानी के खिलाफ अब केंद्र सरकार सख्त हुई। सभी राज्यों में लागू होगा एक जैसा कानून, मतलब अब पूरे देश में तय दामों पर ही मरीजों को दवा मिल पाएगी। जल्द ही जो केमिस्ट, मेडिकल शॉप वगैरह होती हैं उनके साथ साथ थोक विक्रेताओं पर भी समेत ई फार्मेसी पर सभी जगहों पर अब आपको दवाओं की मूल्य सूची यानी रेट लिस्ट दिखाई देगी, जिससे कि देश के अलग अलग राज्यों में दवाएं अलग अलग रेट पर नहीं बिक पाएगी और दवा खरीदने के दौरान ग्राहकों के साथ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी, ठगीबाजी भी नहीं हो पाएगी, है? तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। भारत पे ने लॉन्च किया महाकुंभ शील्ड, जिससे कि प्रयागराज गए श्रद्धालुओं को यूपीआई फ्रॉड से मुक्ति मिलेगी। ये महाकुंभ शील्ड को किस तरह से आप भारत पे में एक्टिव कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस दौरान प्रयागराज महाकुंभ श्रद्धालुओं के साथ अगर किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो 10 दिनों तक आपको आपका क्लेम भी मिल जाएगा और 24/7 सपोर्ट भी दिया जाएगा भारत पे की तरफ से। अच्छा, अमेजोन कंपनी ने भी एक नई सुविधा शुरू की है महाकुंभ मेले में, कियोस्क अमेजोन करके, जिससे कि ऑर्डर पिकअप करने से लेकर रिटर्न तक की आपको फैसिलिटी मिलेगी। महाकुंभ में सुविधा कियोस्क नाम से अमेजोन इंडिया ने यह नई सुविधा शुरू की है। वहीं खबर देखिए, बीते दिन भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी उनके परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई और माघ पूर्णिमा से पहले 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। अभी प्रयागराज में जाम के हालात चल रहे हैं। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत और बहू राधिका और मां कोकिलाबेन के साथ महाकुंभ पहुंचे। पूरी अंबानी फैमिली ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं कुछ दुर्घटनाओं की खबरें देखे दोस्तों, बड़े दुख की बात है। मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में 10 कुंभ यात्रियों की जान चली गई। ट्रक और ट्रेवलर और कार आपस में टकराई। इन मरने वालों में 7 लोग तेलंगाना के, 1 गुजरात और 2 मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। और एक एक्सीडेंट की घटना हुई एमपी के जबलपुर में भी, सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ये सभी श्रद्धालु आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, ये भी महाकुंभ से लौट रहे थे। अच्छा, वैसे एक दुर्घटना की खबर और देखिए, गुजरात के पाटन में भी 4 बच्चों समेत एक महिला की डूबने से जान चली गई। हुआ कुछ यूं कि एक बच्चा बकरियां चरा रहा था, तभी वो तालाब में गिर गया। ठीक है, तो उसे बचाने के लिए महिला कूदी पहले, फिर तीनों बच्चियां भी उसके पीछे पीछे तालाब में चली गई। सबकी जान चली गई। देखिए आप कितनी दुख भरी खबर है। अच्छा, वैसे अभी जो आज माघ पूर्णिमा, इस मौके पर देखिए महाकुंभ के अलावा अयोध्या में भी भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ी हुई है। अभी रामलला की श्रृंगार आरती 5 बजे से शुरू हो रही है। पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। बीते 3 दिन में ही अयोध्या में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। माघ पूर्णिमा की वजह से श्रद्धालुओं से पटी रामनगरी, आज भी 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। तो 5 बजे से ही सुबह से ही दर्शन शुरू हो जाएंगे। वाराणसी, काशी वगैरह में भी देखिए कल 5,26,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। गंगा घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ धाम तक हर तरफ लोगों की भीड़ देखने को मिली। गंगा आरती को भी स्थगित किया गया। तो यूं कुछ माहौल चल रहा अभी प्रयागराज, यूपी, वाराणसी, अयोध्या वगैरह का। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगला अपडेट, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूनानी दिवस के मौके पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया नई दिल्ली में। और खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी लोकसभा में बोले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम प्रीमियम के साथ बीमा सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जल्द ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी ताकि कम से कम लागत, कम से कम कीमत पर लोगों को जीवन बीमा का लाभ मिल पाए। ये मतलब सरकार का प्लान है। और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान भी बोले कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 7,72,000 किलोमीटर सड़कें बनी है हमारे देश में। और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी डेटा जारी करते हुए कहा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना हमारा भारत। चलिए खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने तरलता कवरेज अनुपात और परियोजना वित्त पोषण मानदंडों को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये कुछ नियम जो अभी 31 मार्च 2025 से लागू होने वाले थे, तो अभी इन्हें 26 से लागू किया जाएगा। चलिए खबर है, सैमसंग कंपनी की एक नई पहल, गैलेक्सी एम्पावर्ड कार्यक्रम के तहत 20,000 से ज्यादा शिक्षकों को उन्नत प्रौद्योगिकी यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कौशल प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग की तरफ से नई पहल की जा रही है। अच्छा, टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए, बच्चे अब नहीं देख पाएंगे इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट, क्योंकि इंस्टाग्राम की तरफ से 3 अकाउंट्स करके एक नया फीचर लॉन्च किया है। 3 अकाउंट की ज्यादातर चीजों का एक्सेस अब उनके माता पिता, बच्चों के मतलब पेरेंट्स जो होंगे उनके पास होगा। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर इंस्टाग्राम की सेटिंग बदलनी है तो उन्हें माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस पर कुछ चीजें ऑटोमेटेड भी रखी गई है। एआई ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि अगर बच्चों की प्रोफाइल चल रही है तो फालतू के जो वल्गर कंटेंट आते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, तो ऐसे ही दिखते हैं, वो चीजें अब बच्चों को नहीं दिखेगी रील्स वगैरह में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिली। सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के पीछे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और इससे एमपी के टूरिज्म यानी पर्यटन सेक्टर को बड़ा बूस्टअप मिलेगा। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए ये फिल्म पर्यटन नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई है और राज्य सरकार एमपी में फिल्म बनाने वालों को अब अनुदान भी देगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित होने वाला है, तो इस समिट को लेकर
लेकर भी 14 जिलों में 25 लोकेशन तय की गई है। वेलनेस सेंटर, टूरिज्म एक्टिविटी भी करवा सकेंगे। और एमपी सरकार ने निर्यात नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है, मतलब नई एक्सपोर्ट पॉलिसी को। अब इससे मेड इन मध्य प्रदेश ब्रांड को विश्व बाजार में चमकाएगी एमपी सरकार। जो मतलब एमपी में बनने वाली चीजें है ना, उनको बाहर दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार व्यापारियों को कुछ छूट देगी, अनुदान, नई सुविधाएं वगैरह भी देगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। 16 CISF परिसरों में लगेंगे 3281 kV के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और इससे बिजली का खर्चा भी बचेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये देश भर में CISF जवानों के परिसरों में नया मॉडल प्लान किया जा रहा। अक्टूबर 2025 तक ये डेवलपमेंट किया जाएगा। और खबर है दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट ने विमोचित की रेडियो इन प्रिजन। भारत में जेल रेडियो पर आधारित ये पहली पुस्तक है। वहीं देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि हम AI के जरिए किसानों की मदद कर रहे हैं। खेती में तकनीक के प्रयोग पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से किसानों के हित में और उनकी आय बढ़ाने पर भी प्लान साझा किए हैं। वहीं खबर है, भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, फ्रांस के CEO फोरम में बोले PM मोदी। वहीं दोस्तों, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर भी खबर आ रही कि 16 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसमें नया मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। वैसे अभी गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि सांसद नहीं बल्कि बीजेपी विधायक ही बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, नया CM। और PM मोदी का भी प्लान है, फ्रांस और अमेरिका का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मध्य प्रदेश भोपाल का दौरा करेंगे। यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी शुभारंभ करेंगे। 23 फरवरी को PM मोदी MP भोपाल आ रहे हैं। फिर भोपाल में 24-25 फरवरी को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS का आयोजन होगा, है ना। चलिए अगली खबर है, लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। ओम बिरला ने मंगलवार को संसद में इन सभी भाषाओं जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, जिससे कि अब आपको भारत सरकार के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग चीजें इन सभी 10 भाषाओं में देखने को मिलेगी, है ना। और वही खबर है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अब NCR के सभी 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार हो चुकी है। तो जल्द ही दिल्ली, NCR वगैरह और इन इलाकों में प्रदूषण, कचरा और यमुना की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी भाजपा सरकारें बन चुकी हैं। तो सहमति से एकजुट होकर फैसले लिए जाएंगे। और खबर है, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की भी बदलेगी सूरत। बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम मिलेंगे, एडवांस साइंस लेबोरेटरी भी बनाई जाएगी और इसके लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 33 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया, जिससे कि स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में LOC के पास IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारी भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए, 1 जवान घायल भी हो गया। जब सेना गश्त कर रही थी इस दौरान ये धमाका हुआ। अभी इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर रद्द कर दिया, कहा कि बेवजह लगाई जा रही रोक। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारतीय सेना की 10,249 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है, मध्य प्रदेश का नंबर 2 है। केंद्र सरकार की तरफ से खुद संसद में ये आंकड़े जारी किए गए। और गुजरात के अहमदाबाद में देखिए एक अनोखा कार्यक्रम हुआ। पत्नी पीड़ित पतियों ने रैली निकाली। IT प्रोफेशनल से लेकर सेना के जवानों ने अपनी दुख भरी दास्तान बताई। सभी बोले कि वो अपनी अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं। इस पहल में 76,000 से भी ज्यादा पुरुष जुड़े हैं। गुजरात अहमदाबाद में इन्होंने रैली निकालकर अपनी अपनी पत्नियों के खिलाफ विरोध भी जताया। कई तो बोले कि हमें पत्नियों की वजह से काम धंधा छोड़कर कोर्ट जाना पड़ता बार बार। तो महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से पतियों को कभी ना सताएं। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में GB सिंड्रोम से 7वीं मौत हो गई। 37 साल के युवक की जान गई। अभी भी 167 कंफर्म केस हैं, जिनमें से 48 ICU में भर्ती हैं, 21 लोग वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। और खबर है, कर्नाटक के बंगलुरु में जो एरो इंडिया शो चल रहा, इसमें दुनिया के 30 से भी ज्यादा देशों के मिनिस्टर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ये शो एक और महाकुंभ है, दुनिया में शांति के लिए ताकत पाना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि पशुपालकों को लाभ के लिए सरल व्यवहारिक बनाई जाए पशु बीमा योजना। हमारी सरकार ने इस पर सर्वे काम शुरू किया था। और राजस्थान के श्री गंगानगर में देखिए, किसानों ने कुछ यूं विरोध जताया। SDM और ADM को ही 3 घंटे तक बंधक बना लिया। ऑफिस गेट के बाहर बल्लियां लगाकर बंद कर दिया। नेशनल हाईवे भी जाम करने का ऐलान किया है। ये किसानों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं राजस्थान बोर्ड ने कुछ एग्जाम टाइम टेबल में भी बदलाव किए हैं। JEE मेंस एग्जाम की वजह से ये निर्णय लिया गया। तो आप नया टाइम टेबल ऑफिशियल राजस्थान बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और राजस्थान में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर एक और बड़ा फैसला ये लिया गया। 45,000 गाँव में चलेगा गाँव बंद से किसान राज तक अभियान। सरसों के दाम तय करने की मांग की है किसानों ने। और खबर है, राजस्थान में यूनानी मेडिकल कॉलेज में बनेगा ऑडिटोरियम भी। यूनानी दिवस पर हृदय रोग पर सेमिनार हुआ और ये फैसला लिया गया राजस्थान टोंक में। बड़ी खबर देखिए, राज्यसभा में गूंजा सौरभ शर्मा करप्शन कांड। अशोक सिंह ने ED की छापेमारियों के बाद परमार दंपति सुसाइड और पायल मोदी का मामला भी उठाया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का जो मामला था, ये मुद्दा अब लोकसभा राज्यसभा संसद में भी पहुंच चुका है। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल के हाईटेक नमो वन पार्क का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 400 करोड़ के सीवेज प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। और खबर है, MP के भोपाल में जो बागेश्वर धाम है, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भी भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23-24 तारीख को जो MP का दौरा करेंगे, इस दौरान ये इसकी आधारशिला रखेंगे। और खबर तो ये दोस्तों की 26 फरवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बागेश्वर धाम आएंगी।
चाहिए। 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह में शामिल होंगी। जिले के अधिकारियों के अवकाश भी रद्द किए गए एमपी के छतरपुर में उनके इस दौरे को देखते हुए। और खबर है एमपी उज्जैन में डीजे बैंड और लाउड स्पीकर पर भी बैन लगा। एग्जाम सीजन में 2 महीने तक बिना अनुमति के नहीं बजा सकेंगे। रात 10 बजे बाद पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चलिए खबर है बिहार में देखिए शहरी बीपीएल परिवारों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार सरकार का कहना है कि भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। भले ही वो शहरों में क्यों न रहते हो, फिर भी इस योजना का लाभ मिलेगा ऐसा। और देखिए बिहार में राशन डीलरों का भी बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। 30,000 मानदेय करने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के मोतिहारी में प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वही खबर है बिहार पटना में पहले रैली करेंगे, फिर पशुपति पारस गठबंधन पर निर्णय लेंगे। पटना में उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को डिसीजन होगा। लालू यादव के साथ आने पर आपत्ति जताई थी। और खबर देखिए यूट्यूबर एल्विस यादव पर राजस्थान जयपुर में केस दर्ज हुआ। उन्होंने पुलिस एस्कॉर्ट के साथ घूमने का एक वीडियो शेयर किया था। बोले कि पुलिस सुरक्षा मिल रही थी मुझे, लेकिन कमिश्नर बोले कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। तो इसी फर्जी वीडियो के मामले पर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं खबर देखिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। बीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट करने का ऑर्डर रद्द हुआ। कहा कि सीईटी में लाभ से मना नहीं कर सकता है एचएसएससी। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ में भी आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में प्रशासन की तरफ से यह सार्वजनिक अवकाश का फैसला लिया गया है। और खबर देखिए हिमाचल में विक्रमादित्य के बयान से कर्मचारियों में हलचल सी मच गई। मंत्री बोले कि यूपीएस लागू करने के लिए चर्चा करेंगे। कर्मचारी बोले कि हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर नहीं है, हमें तो पुरानी पेंशन ही चाहिए ऐसा। और खबर देखिए उत्तराखंड का सैन्य धाम जल्द ही बनकर तैयार होगा। 91 करोड़ की लागत से देहरादून में बन रहा है धाम। वहीं खबर है झारखंड राज्य में 1 अप्रैल से बदल जाएगा शराब बिक्री का नियम। सरकार की तरफ से ताजा अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक राज्य में अब शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में होगी, मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा इसका पूरी तरह से। झारखंड सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति का ये ड्राफ्ट भी जारी किया है। डिटेल आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या नए नियम लागू होंगे। और खबर देखिए यूपी कानपुर में 50 एकड़ जमीन में 500 प्लॉट बनाएगा केडीए। 2 स्कूलों के लिए भी काटे जाएंगे भूखंड। जल्द ही इसकी लॉटरी भी निकाली जाएगी। तो अगर आप भी कानपुर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये मौका होगा आपके पास। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए भी खास मौका है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। इच्छुक उम्मीदवार इस इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पोर्टल पर जाकर 3 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, तब तक इसमें लास्ट डेट रहेगी। 21,000 से ज्यादा कुल पद वैकेंसीज है। वही खबर है मध्य प्रदेश के भी 11 जिलों के 300 संवेदनशील और जो अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं उन पर जेमर वगैरह लगाए जाएंगे ताकि एग्जाम पेपर लीक की घटनाएं ना हो। और खबर देखिए उच्च शिक्षा के जीईआर को 50% तक पहुंचाने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को बनाना होगा सक्षम। नीति आयोग की तरफ से ये सुझाव भी दिया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। गल्फ ऑफ मेक्सिको अब आखिरकार नाम बदलकर इसका गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदेश पर साइन भी किया। और इजराइल गाजा जंग पर भी खबर आ रही। गाजा के आसपास बढ़ाई जाएगी सैनिकों की तादाद। युद्ध विराम पर विवाद के बीच पीएम नेतन्याहू ने यह आदेश जारी किया। और स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए क्योंकि ये इंजरी से रिकवर नहीं हो सके अभी भी। तो इनकी जगह हर्षित राणा को मौका दिया गया। यशस्वी की जगह वरुण चक्रवर्ती इसमें शामिल हुए हैं। और वहीं एक अपडेट आपको बता दूं दोस्तों, कल 13 फरवरी से शुरू होगा फाल्गुन का महीना। होली वाला महीना शुरू हो जाएगा क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है, तो लास्ट डे है ये माघ महीने का। तो कल से ही फाल्गुन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ऋतु परिवर्तन भी होगा। नई फसल आने की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष राशि वालों को परेशानियों से राहत मिलेगी आज। मीन राशि के लोगों को करियर में नए मौके मिलने की भी संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, अंत में बात करें आज के डीएलएस माइंड कुछ सवाल की, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मछली उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा नंबर है दुनिया के देशों में। कमेंट करके आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।